Hello everyone, how are you all? Welcome to 9th standard chapter 15 दाजू। दाजू चैप्टर के लेखक हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल के ओलिया गांव में हुआ। शेखर जोशी ने केकड़ी एवं अजमेर से स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य करने के बाद वह स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपको पता है बच्चों, शेखर जोशी के बहुत से कहानी संग्रह हैं। उनमें से जो सबसे चर्चित कहानी संग्रह हैं वो हैं कोशी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। शेखर जोशी के जो चर्चित कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? कोशी का घटवार, साथ के लोग, दाजू जो कि हम अभी अध्ययन करेंगे, और हलवाहा एवं नौरंगी बीमार हैं। शेखर जोशी की आदमी और कीड़े की कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया? 1955 में। कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित किया गया। दाजू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ। अब आते हैं दाजू कहानी के मूल पात्रों पर। दाजू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। किस पर लिखी गई कहानी है? बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में एक होटल में काम करता है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो गरीबी के कारण शहर में आकर एक होटल में काम करता है। वो सीधा साधा भोला भाला होता है। भोलेपन में जिसे वो अपना दाजू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, मतलब चोट पहुंचा जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। अब ये कहानी हमारी यहाँ से शुरू होती है। इस कहानी में जो दो मुख्य पात्र हैं वो हैं, एक तो जो पहाड़ी बालक मदन है और दूसरा जगदीश बाबू, जो कि उससे मदन से मिलने से पहले जब उसे पहली बार मिले थे उसके बारे में बता रहे हैं। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड छोटा कैफ़े है, वहाँ जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। जगदीश बाबू ने उसे पहली बार कहाँ देखा था? साइन बोर्ड छोटा कैफ़े है, वहाँ पर उन्होंने उसे पहली बार देखा था। अब यहाँ मदन की बात हो रही है, उसके रंग रूप चाल ढाल की। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाफ आँखें, मतलब नीली चमकीली उसकी आँखें हैं, गोरा चिट्टा रंग है, सुनहरे बाल हैं और चाल में अनोखी मस्ती है। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद सी उसमें फुर्ती है। आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था। उसकी आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। यहाँ पर मदन की उम्र की बात हो रही है कि उसकी आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। अधजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था। जब जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा तो वो मेज पर से प्लेट उठा रहा था, और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, और जब वो पास ही टेबल पर बैठे तो वो उनके सामने था। मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। कौन? मदन। जैसे तो घंटों से वहाँ पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं। हाँ,
नम्रता से प्रदर्शन के लिए थोड़ा सा झुका, मुस्कुराया भर था। पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित हो। हाँ, वो थोड़ा सा नम्रता प्रदर्शन के लिए मुस्कुराया, झुका, पर उसकी इस चुप्पी में ही उसका सारा मौन समाहित था, उसमें सारा मीनू समाहित था कि हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया। जब उसे एक सिंगल चाय का ऑर्डर मिला तो वो मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। पलक झपकते ही मतलब फटाफट से जो काम होता है, ऐसे फटाफट से वो चाय लेके आ गया। मनुष्य की बड़ी भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। हम सब मनुष्य की भावनाएं विचित्र मतलब अलग अलग होती है। इस निर्जन एकांत स्थान में निरसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनर्वमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होने लगती है। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि हम सब मनुष्यों की भावनाएं विचित्र होती है। कभी कभी हमें अकेला रहने पर भी कभी अकेलेपन की अनुभूति महसूस नहीं होती, ऐसा लगता है कि सब हमारे पास है। किंतु कभी कभी सैकड़ों लोगों के बीच रहने पर भी हमें अकेलेपन की अनुभूति होती है। हमें ऐसा लगता है जैसे कोई अपना नहीं है, सब पराया है, कितना अपनत्वहीन है। पर यह कारण ही नहीं होता इस एकाकीपन की अनुभूति का। पर यही अकारण नहीं होता है एकाकीपन की अनुभूति का। इस अलगाव की जड़ें होती है, मतलब इसके कारण होते हैं विछोह या विरक्त की किसी कथा के मूल में। मतलब किसी से बिछड़ने के या कोई खालीपन होना, ये सब उसके कारण होते हैं। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है, मतलब कोई अपना नहीं है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। शायद कुछ दिन वहाँ रहकर वो सब जानने लगे और वहाँ पर अपनापन महसूस करने लगे। पर आज तो लगता है ये अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास की याद आने लगती है। उन्हें लगता है आज तो सब कुछ कितना दूर है और वो अपने गांव को याद करते हैं, अपने पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ़े, होटल, ये सब उनको याद आने लगते हैं। फिर मदन आता है। चाय साहब, चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनियों में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है। जगदीश बाबू ने अपनी सिगरेट की राख झाड़ते हुए ये महसूस किया, जब उसने कहा चाय साहब, तो उनका जो खालीपन था, रिक्तता मतलब जो खालीपन था, वो उन्हें ऐसा भरा हुआ, ऐसा लगा जैसे कोई अपना हो। और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया और उससे उसका नाम पूछ लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? मदन, पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? जगदीश बाबू ने मदन से पूछा, तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम था, मतलब वो जानता था कि मेरा जिला कौन सा है। मुस्कुरा कर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। मदन मुस्कुरा कर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा, अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा, अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? जगदीश बाबू ने पूछा।
इस प्रश्न से उसे संकोच में डाल दिया। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ। मतलब संज्ञा मतलब अपने गांव की सभी चीज़ों के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वो तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर होगा। फिर जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा, 15-20 मील दूर है तो क्या हुआ, कुछ नाम तो होगा, फिर भी कुछ नाम तो होगा। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। फिर मदन ने अपने गांव का नाम संकुचाता हुआ सा बोला। संकुचाता मतलब थोड़ा कंफ्यूज होता हुआ बोला। डोटियालगो। डोटियालगो उसके गांव का उसने नाम बताया। क्या नाम बताया? डोटियालगो। उसने अपने गांव का नाम बताया। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई। जो जगदीश बाबू को अकेलापन महसूस हो रहा था, उसकी स्याही दूर हो गई। उन्हें लगा चलो कोई अपना तो मिला। जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वो भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, उसके गांव के पास के ही रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। मतलब खुशी के कारण उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी नहीं निकल सके। मतलब वो कुछ कहना चाह रहा हो पर फिर भी उसके मुंह से शब्द निकल नहीं सके। वो खोया खोया सा अपने गांव को लौट लौट कर देखने लगा। मतलब वो अपने गांव की याद करने लगा और अपने गांव में जो पहाड़, ऊंची पहाड़ियाँ हैं, उसकी माँ, नदी, जो नदियाँ हैं, पहाड़ है, उसकी माँ ईजा जो उसकी माँ है, बाबा, दीदी, भूली, छोटी बहन, दाजू अर्थात जो उसका बड़ा भाई है, उन सबको याद करने लगा। मदन को जगदीश बाबू के रूप में जिसकी छाया निकट जान पड़ी, वो कौन थी? ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, भूली नहीं, कौन थी? कौन था या थी? दाजू, जो कि उसको जगदीश बाबू में छाया दिखने लगी। अपने दाजू मतलब बड़े भाई जैसी छाया उसको जगदीश बाबू में दिखने लगी। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। अब जो दोनों अनजान से थे वो अब अपने से हो गए और एक दूसरे से अच्छे से जानने लगे। अब मदन का यही स्वर सुनाई देता, दाजू, जय हिंद। दाजू, आज तो बहुत ठंड है। दाजू, क्या यहाँ भी हयू मतलब हिम पड़ेगी? दाजू, बर्फ पड़ेगी मतलब। दाजू, आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी ओर से बॉय की आवाज़ पड़ती है और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता है। तभी किसी ओर से मदन को आवाज़ आती है और मदन वहां पहुंच जाता है। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़। जब वो ऑर्डर लेकर जाता है तो जगदीश बाबू से पूछता है, दाजू कोई चीज़ चाहिए? तब जगदीश बाबू बोलते हैं, पानी लाओ। लाया दाजू। शब्द को वो उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों बाद माँ से मिलने पर माँ अपने बेटे को चूमती है। मतलब बहुत दिनों बाद जब हम माँ से मिलते हैं तो माँ हमें जितना प्यार करती है उतने ही प्यार से वो उन शब्दों को दोहराता। जगदीश बाबू से जब वो बात करता तो वो उन शब्दों को दोहराता। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक कैफे ही नहीं, अब सारा शहर उनके रंग में रंगा हुआ लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता। मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू दाजू कहकर उनको पुकारता रहता था। मदन इधर आओ। आया दाजू। जगदीश बाबू ने मदन को बुलाया। मदन इधर आओ। आया दाजू।
दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार से आगे न टिक सकी। मतलब जो जगदीश बाबू के अंदर का जो अहंकार था वो जाग उठा और उनके जो संस्कार की, जैसे हमारे समाज में ये भावना होती है कि सर्वेंट, मालिक, ऐसे जो भावनाएं होती वो उनके अंदर जाग उठी और बार बार दाजू कहलाना उनको अच्छा नहीं लगा और जो उनका जो रिश्ता बना था अपनेपन का वो उनका टिक नहीं सका। दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन ये दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात। जगदीश बाबू ने मदन को कहा, चाय नहीं, पर ये दाजू दाजू क्यों चिल्लाते रहते हो दिन रात। किसी की प्रेस्टीज का भी ख्याल नहीं है तुम्हें, मतलब किसी की भी इज्जत का ख्याल नहीं है तुम्हें। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। जगदीश बाबू का जो मुंह था गुस्से से भर गया। उन्हें अपने शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। वो उसे कुछ भी बोलते गए, उन्हें ये ध्यान नहीं रहा कि ये छोटा बच्चा है, मुझे इससे ये नहीं बोलना चाहिए। मतलब वो अपने शब्दों पर अधिकार नहीं कर सके। मदन को शायद अभी प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं ये उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ चुका था। सर मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में अपना सर दे कोठरी में सिसकियां भर भर कर रोता रहा। जब जगदीश बाबू ने मदन के साथ ऐसा व्यवहार किया तो उसको बहुत चोट पहुंची और वो मैनेजर से बीमारी का बहाना कर कर अपनी कोठरी में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। मतलब जब हम कभी अपने घर से कहीं दूर जाते हैं और कोई जब हमें अपने गांव के पास का या कोई अपना मिलता है तो हमारा स्वभाव उसके प्रति स्वाभाविक होता है। मतलब ऐसा लगता है कि कोई अपना है तो ये उसके प्रति स्वाभाविक था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे कि उसकी माँ की गोद से, उसके बाबा की बाहों से और दीदी के आंचल से किसी ने उसको बलपूर्वक छीन लिया। ये किसको लगा? मदन को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके परिवार से उसको किसी ने छीन लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो, मतलब जब हमारे इमोशनल स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर, अंदर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि जब हमारे अंदर भावनाएं दुखी हो जाते हैं, हम अंदर से दुखी हो जाते हैं तो हमें उस समय जो भी सोचते हैं वो विवेकपूर्ण होता है, वो मतलब बलशाली होता है। मदन पूर्ववत काम करने लगा। मदन पहले की तरह फिर से काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। जब कैफे गए जगदीश बाबू तो उनकी भेंट उनके मित्र हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जब जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। जब जगदीश बाबू ने उसे बुलाया तो वो उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो, ये जगदीश बाबू को लगा। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वो मुस्कान नहीं थी और न ही उसने क्या लाऊं दाजू क्या कहा, ये सब कुछ उसने नहीं कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय 2 ऑमलेट, परंतु फिर भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वो चल दिया, मानो जैसे दोनों अनजान हो। फिर उनका जो दोस्त था हेमंत, उसने अनुमान लगाकर पूछा, शायद पहाड़िया है। किसके बारे में? मदन के बारे में पूछा, शायद पहाड़िया है। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और उनकी जो बात थी वो
बदल दी। मतलब जो मदन के बारे में उनका दोस्त पूछ रहा था उस बात को बदल दिया। मदन चाय ले आया था। मदन चाय लेकर आया और फिर एहसान चढ़ाने की गरज से हेमंत ने उससे उसका नाम पूछा, क्या नाम है तुम्हारा लड़के? कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। मतलब सब चुप हो गए, जैसे मानो वहाँ कोई नहीं हो। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी, जो कि पहले जगदीश बाबू ने भी उसका नाम पूछा था। ये सब बातें उसकी आंखों में घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, जगदीश दाजू कहकर, जो दाजू कहता था वो, और दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाना खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। ये सब विकृत स्मृतियां उसके सामने घूमने लगी। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे वो अभी ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। उनको ऐसा लगा कि जैसे वो अभी ज्वालामुखी सा उन पर फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में फिर दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? फिर आग्रह के स्वर में हेमंत ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब। उसने कहा, बॉय कहते हैं साहब। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा और लाल होकर और भी सुंदर दिखने लगा। उसने बॉय क्यों कहा? क्योंकि उसके मन को चोट लगी थी, क्योंकि वो जो जगदीश बाबू उसके गांव के पास के निकट के थे, तो उससे ऐसा महसूस होने लगा था कि यह मेरे अपने हैं, इसलिए वो उनसे जुड़ गया था। और जब उनके द्वारा उसको डांटना, उसको ये बोलना कि तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल नहीं, ये जो भी, इससे उसके मन को चोट लगी थी, जिसके कारण उसने दोबारा नाम पूछने पर उनके दोस्त को उसका नाम नहीं बताया, क्योंकि वो समझ चुका था कि कोई अपना नहीं है। तो आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे वापस से पढ़िए, समझिए। थैंक्स ऑल।